नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका पारुल लाडवानी साइंस चैनल पर। आज हमारे मिलने का उद्देश्य है, आपके सामने एक परीक्षा आ रही है जिसका नाम है लैब असिस्टेंट। तो लैब असिस्टेंट परीक्षा की तिथि आ चुकी है जून के अंदर। अभी हमारे पास समय है अप्रैल, मई 2 महीने का और मार्च का, मतलब लगभग 2-2.5 महीने का आपके पास समय है। आज हम लैब असिस्टेंट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। परीक्षा है लैब असिस्टेंट, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रयोगशाला सहायक। लैब के अंदर आप एक सहायक के रूप में काम करेंगे। लैब असिस्टेंट का पेपर आपका होगा 300 नंबर का। 300 नंबर का पेपर होगा, जिसके अंदर 100 मार्क्स की तो आपकी क्या आएगी, जीके। 100 नंबर में तो जीके है राजस्थान वाला, और बाकी 200 नंबर में आपका क्या रहेगा, सब्जेक्ट। 200 नंबर का सब्जेक्ट बेस्ड पेपर रहेगा। और जो भी बच्चे साइंस सब्जेक्ट से सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि जो आप सेकंड ग्रेड में सब्जेक्ट और जीके पढ़ोगे वो सेम ही आपका इसमें प्रयोगशाला सहायक में रहने वाला है। तो सेकंड ग्रेड की तो अभी वैकेंसी भी नहीं आई है, एग्जाम डेट वेट तो कुछ है ही नहीं। तो जो आपकी तैयारी है वो आप इसमें यूज करके ये नौकरी पहले ले सकते हो। सब्जेक्ट के अंदर वही सेकंड ग्रेड के तीनों सब्जेक्ट रहेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। सिलेबस बिल्कुल आपको दे रखा है। संस्था जो आपको परीक्षा करवाने वाली है, आरएसएम एसएसबी ने सिलेबस डिक्लेयर भी कर रखा है। सिलेबस के टॉपिक हैं हमारे पास, तो आपको वो ही पढ़ना है। सिलेबस के अलावा एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है अपने मन से। 12th लेवल का जो सिलेबस है वो है आपके प्रयोगशाला सहायक के अंदर। पहले जो परीक्षाएं हुई हैं उनमें 11th, 12th और नीट लेवल का पेपर हुआ है। पुराने पेपर्स को भी हम सॉल्व करेंगे। मैं आपको ये सारा नहीं पढ़ाऊंगी, जीके, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये आपको अपने लेवल पे पढ़ना है जहां भी आप पढ़ रहे हो, ऑफलाइन या ऑनलाइन। मैं आपको यहाँ पर पढ़ाने वाली हूँ बायोलॉजी। बायोलॉजी के अंदर भी आपके प्रयोगशाला सहायक में 2 सब्जेक्ट दे रखे हैं, पार्ट अ और पार्ट बी। तो एक पार्ट में तो बॉटनी है, एक पार्ट में जूलॉजी है। पूरे टॉपिक से 11 और 12 के नीट लेवल के एग्जाम्स में क्वेश्चन आएंगे। नीट लेवल का पेपर आने वाला है, मतलब इस चीज के लिए आप मेंटली प्रिपेयर रहना। प्रयोगशाला सहायक में 9वीं 10वीं नहीं आएगी, 11, 12 और नीट लेवल की पढ़ाई करनी है। तो मैं आपको इसके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस स्टार्ट करवाऊंगी। कुछ टॉपिक्स में थ्योरी के भी करवा दूंगी और हमारा मेन फोकस रहेगा प्रैक्टिस के ऊपर। तो हम एक बार सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं। बायो का सिलेबस क्या रहने वाला है। बायो के अंदर ये है पार्ट अ। पार्ट अ में आपको सारा दे रखा है बॉटनी के बारे में। जो पार्ट अ का पोर्शन है इसमें है बॉटनी। पार्ट बी में आ रही है जूलॉजी। बॉटनी के अंदर क्या है, शैवाल, कवक, शैवाक। अब ये शैवाक होते हैं ना, ये होता है लाइकेन। पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। शैवाल होती है एल्गी, जो पानी में काई आ रही है। एल्गी के बारे में इसका क्लासिफिकेशन, एल्गी की क्लासेज कौन सी हैं, उनमें कौन से पिगमेंट्स पाए जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट का टाइप क्या है, कवक मतलब फफूंद, फफूंद या कवक का क्लासिफिकेशन, इसकी क्लासेज, इसका माइसीलियम कैसा है। कवक के शरीर में होता है कवक जाल, माइसीलियम। तो माइसीलियम के टाइप्स और इससे क्या हमें फायदे हुए, जैसे कवक से बहुत सारी एंटीबायोटिक्स भी प्राप्त की गई हैं, तो उनके बारे में हमें पढ़ना है। ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, अनावृत बीजी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं जिम्नोस्पर्म, और आवृत बीजी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एंजियोस्पर्म। ये प्लांट्स के टाइप पूरे दुनिया में यही टाइप होते हैं। शैवाल होती है, कवक होता है, लाइकेन, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। इन सभी के सामान्य लक्षण, मतलब इनके नॉर्मल कैरेक्टर्स, वही मैंने आपको बताया ना कि इनका पादप शरीर कैसा होता है, कैसे कैसे इनमें भोजन बनेगा, ट्रांजैक्शन कैसे होगा, माइसीलियम कैसा होता है, क्लोरोप्लास्ट कैसा होता है, पिगमेंटेशन क्या होता है, ये सारे कुछ इनके फायदे हैं, कुछ नुकसान भी हैं। तो सामान्य लक्षणों में ये आ जाएगा।
फिर है हमारे पास आवर्त बीजी। आवर्त बीजी होते हैं एंजियोस्पर्म प्लांट, जो कि हमारे आसपास हमें जो भी फल और सब्जियां मिल रही हैं वो सभी एंजियोस्पर्म प्लांट हैं। एंजियोस्पर्म प्लांट्स की आकारिकी, मॉर्फोलॉजी, जड़, तना, पत्ती, मूल, स्टेम, पर्ण, जड़, तना, पत्ती, इनकी संरचना, इनके रूपांतरण, मतलब ये हुआ कि जड़, तना, पत्ती की संरचना, बाहरी संरचना भी, आंतरिक संरचना भी, और इनके मॉडिफिकेशंस भी। जैसे फॉर एग्जांपल हम गाजर खाते हैं तो गाजर एक प्रकार की क्या होती है, रूट होती है, रूट का मॉडिफिकेशन होकर के कैरेट बन गई। जैसे हम आलू खाते हैं तो आलू क्या होता है, तना होता है, तो वो स्टेम का मॉडिफिकेशन होकर के आलू बन गया। तो इनके रूपांतरण, पुष्प एवं बीज की संरचना, फ्लावर की स्ट्रक्चर, सीड की स्ट्रक्चर, क्योंकि पौधे के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं ना, जननांग होते हैं, वो उसके फ्लावर में सिचुएटेड होते हैं, पुष्प में स्थित होते हैं पौधे के जननांग। तो पुष्प से नया पौधा कैसे बनेगा, उस तो स्ट्रक्चर में वो सारा आ जाएगा। सीड की स्ट्रक्चर, सीड भी देखो प्लांट्स में दो प्रकार के सीड होते हैं, एक तो सीड के बेस पर होते हैं एक बीज पत्री, जिनमें एक ही बीज पत्र पाया जाता है, और एक होते हैं द्विबीजपत्री, जिनमें दो बीज पत्र होते हैं। ऐसे सीड जिनमें, जैसे मटर देखा है आपने, चना देखा है, दो बराबर भागों में बांट सकते हैं, तो ऐसे बीज जिनमें दो बीज पत्र होते हैं, और जैसे अनाज जिनमें एक ही बीज पत्र पाया जाता है। फिर इसके बाद में हम पढ़ेंगे पादप कारिकी, प्लांट की फिजियोलॉजी। कारिकी में क्या आ जाएगा, मतलब पौधे में प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है, श्वसन, पादप वृद्धि में आते हैं हार्मोन्स, प्लांट ग्रोथ में आते हैं हार्मोन्स, जैसे कि ऑक्सिन, जिबेरेलिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन, एब्सिसिक, और प्लांट मूवमेंट, पादप गतियां। अब देखो है ना, पौधों में हमारी तरह तो गति होती नहीं है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाए, लेकिन पौधे के अंदर माइनर मूवमेंट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे फेमस उदाहरण आपने सुन रखा है छुई मुई का। छुई मुई को छूते हैं तो क्या होता है, मुरझा जाती है, तो वो एक प्लांट मूवमेंट में ही आता है। परासरण, जल अवशोषण, रसारोहण, वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन, पत्तियों से पानी का वाष्प बनकर उड़ना, तो इसके लिए कई वैज्ञानिकों ने अलग अलग सिद्धांत दिए हैं। रसारोहण होता है जड़ों से अवशोषित पानी का पौधे की हाइट तक पहुंचना, ऊंचाई तक पहुंचना, पत्तियों तक पहुंचना, रसारोहण होता है। तो जल अवशोषण होगा, उसी के बाद में रसारोहण होगा, पानी ऊपर तक पहुंचेगा, और उसी के बाद में वाष्पोत्सर्जन होगा, पानी वाष्प बनकर उड़ेगा। तो ये हमारे बॉटनी के टॉपिक से। इसके अलावा है पर्यावरण अध्ययन में पारिस्थितिकी, ऊर्जा का प्रवाह, जैव भू रासायनिक चक्र, इकोलॉजिकल अडेप्टेशन, पारिस्थितिकी अनुकूलन। इसमें दोनों प्रकार के अनुकूलन आते हैं, पादप अनुकूलन, जंतु अनुकूलन। अनुकूलन का मतलब होता है कि भाई हम हमारे एनवायरनमेंट में रहने के लिए कैसे हमें उसके अकॉर्डिंग ढलना पड़ेगा। जैसे हम डार्विन का सिद्धांत नहीं पढ़ते हैं क्या, इवोल्यूशन, विकास के अंदर डार्विन आता है, नेचुरल सिलेक्शन, प्राकृतिक वर्णवाद, जो प्रकृति से संघर्ष करेगा वो उत्तरजीवी रहेगा। तो हमें प्रकृति के अकॉर्डिंग भी ढलना पड़ता है, एनिमल्स को भी ढलना पड़ेगा, प्लांट्स को भी ढलना पड़ेगा। सर्दी पड़ती है तो अपना बचाव करेंगे, गर्मी पड़ेगी तो उससे भी बचाव करना पड़ेगा, अदरवाइज सुपड़ा साफ हो जाएगा। यही पारिस्थितिकी अनुकूलन में आएगा। फिर है पॉल्यूशन, समष्टि इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, वेरी इजी टॉपिक, ये हर एग्जाम में आता है। इकोसिस्टम में खाद्य श्रृंखला, खाद्य मतलब उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, ये सिंपल टॉपिक है, फ्री के नंबर आएंगे इसमें। इसको तो आप इजीली याद भी कर सकते हो, फ्री के नंबर है इसके अंदर। बायोटेक्नोलॉजी थोड़ा सा आपको टफ लगेगा लेकिन हो जाएगा। बायोटेक्नोलॉजी की सामान्य जानकारी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक। रिकॉम्बिनेंट मतलब एक अच्छा जीन ट्रांसफर करके जो डीएनए बनाया जाता है उसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ट्रांसजेनिक प्लांट और एनिमल, आजकल देखो है ना, पादप और जंतुओं की नई नई किस्में आ रही हैं, तो उनमें जीन का ट्रांसफर करते हैं, जीन का ट्रांसफर करके बनाए जाते हैं ट्रांसजेनिक प्लांट, जीन का ट्रांसफर करके बनाए जाते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स।
नैतिक मुद्दे, अब जीन का ट्रांसफर कर रहे हैं तो उसके अंदर हमारी नैतिकता का क्या ध्यान रखना है, तो नैतिक मुद्दे कृषि एवं चिकित्सा के क्षेत्र में बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशंस, जैसे देखो है ना, आपने पढ़ा होगा बीटी कॉटन, बीटी बैंगन, ये कृषि के क्षेत्र में ही तो उपयोग है ना बायोटेक का। पौधों का आर्थिक महत्व, मतलब हम जैसे जो भी सूखे मसाले ले रहे हैं, लौंग, जीरा और एक्स वाई और जेड, मेथी दाना, दवाइयाँ मेडिसिन कौन सी मिल रही हैं प्लांट से, तो आर्थिक महत्व में वो सारा ही आएगा। सेल की स्ट्रक्चर, असीम केंद्र की, मतलब प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, सेल थ्योरी, सेल डिवीजन, वेरी इजी टॉपिक। ये तो है पार्ट अ। अब पार्ट बी में हमारे क्या आ रहा है, जूलॉजी। पार्ट बी में आ रही है जूलॉजी। जूलॉजी में पहला तो आ रहा है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स मतलब मेंडल के बारे में, आनुवांशिकी का जनक ही मेंडल है। हमें आज तो पता है कि हमें जो भी लक्षण मिल रहे हैं, आनुवांशिक लक्षण माता पिता से मिलते हैं। आपका चेहरा, हाव भाव माता पिता से मिलते हैं, उसके लिए रेस्पॉन्सिबल जीन होते हैं। तो आनुवंशिकी पर काम किया था मेंडल ने, और मेंडल ने इसके लिए किस पर काम किया था, मटर के पौधे पर। तो मटर के पौधे पर काम करते हुए मेंडल ने आनुवंशिकी के कितने नियम दिए हैं, 3। तो इसकी सामान्य शब्दावली, डीएनए आरएनए की संरचना और वंशागति का आणविक आधार, गुणसूत्र की संरचना, मनुष्य में लिंग निर्धारण और जेनेटिक डिसऑर्डर, आनुवंशिक विकार। तो ये सेल से ही जुड़ा हुआ टॉपिक है। कोशिका पढ़ेंगे तो कोशिका में ही क्या आता है, डीएनए और आरएनए आ जाएगा। डीएनए और आरएनए की बीमारियां आ जाएंगी। गुणसूत्र भी सेल के अंदर ही होते हैं। तो ये गुणसूत्र और डीएनए आरएनए ये कोशिका से रिलेटेड ही टॉपिक है। फिर जूलॉजी का सबसे अच्छा टॉपिक जो कि शुद्ध जूलॉजी है, प्योरेस्ट जूलॉजी है, नेक्स्ट जो हमारे सामने है, जंतुओं का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम। इसमें आता है कशेरुकी का संघ। कशेरुकी, अब देखो है ना, हम सब तो आते हैं कशेरुकी में, आप और मैं, हम सभी तो कशेरुकी में आते हैं, वर्टिब्रेट्स में आते हैं हम। तो हमारे अंदर तो रीढ़ की हड्डी, कशेरुक दंड, वर्टिब्रा कॉलम पाई जाती है, जबकि अमीबा, पैरामीशियम, युग्लिना ये सब एक कोशी के जीव हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होगी, तो ये होंगे अकशेरुकी, इनवर्टिब्रेट्स। फिर हमारे अंदर हमारे शरीर के सिस्टम आ गए। मनुष्य में पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, ये प्रोटीन, शर्करा, वसा, विटामिन, पाचक एंजाइम्स, गैसों का विनिमय। श्वसन में आता है ऑक्सी अनाक्सी श्वसन। श्वसन में साइकिल्स आएंगी, क्रेब्स, ग्लाइकोलाइसिस। उत्सर्जन में आ जाएगा उत्सर्जी पदार्थ, किडनी की संरचना। तो ये सिस्टम्स हो गए हमारे शरीर के। नेक्स्ट हमारा परिसंचरण तंत्र, अंतःस्त्रावी तंत्र, रक्त का संगठन, रक्त का थक्का, एंटीजन एंटीबॉडी, तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क, आंख कान की संरचना, न्यूरॉन्स। मतलब बात यह है कि हमारी बॉडी के ओवरऑल सिस्टम आ गए, पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, परिसंचरण, तंत्रिका तंत्र, एंडोक्राइन ग्लैंड, इनसे निकलने वाले हार्मोन्स, आंख और कान की संरचना भी आ गई, पेशी तंत्र और पेशियों का मूवमेंट। ये टॉपिक थोड़ा आपको समझना पड़ेगा, मसल्स का मूवमेंट, मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन। जनरली इस टॉपिक को पढ़ाते समय, सिलेबस कराते समय टीचर्स इस टॉपिक को छोड़ देते हैं ना, तो आप लोग आज तक कम पढ़ पाए इसको, तो ये अवॉइड ही रहा। लेकिन हम इसको पढ़ेंगे, पेशियों के प्रकार और मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम की पूरी थ्योरी मैंने यूट्यूब पे करा भी रखी है, आप चाहें तो इसको ओल्ड वीडियोस में पढ़ भी सकते हैं, पूरी कंप्लीट थ्योरी है इसकी। ह्यूमन डिजीज, मानव रोग, जीवाणु, वायरस, प्रोटोजोआ, कवक और हेलमिंथ के रोग। फिर इसके बाद में वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जैव विकास, इवोल्यूशन, जिसमें सब आ जाएंगे। विकास के अंदर लेमार्क, डार्विन, हर्बर्ट स्पेंसर, विकास के सिद्धांत, कैसे मनुष्य धरती पर विकसित हुआ, पहले कैसे एनवायरनमेंट बना, पहले अनाक्सी वायुमंडल था, वायुमंडल में ऑक्सीजन की कमी थी,
प्रोकैरियोट्स जीव पहले बने, यूकेरियोट्स जीव बाद में आए, ऑक्सीजन बनी, वातावरण ऑक्सीजनित हो गया। ये सारे जैव विकास के मुद्दे हैं जो इसमें आएंगे। जंतुओं का आर्थिक महत्व, जैसे देखो बॉटनी में टॉपिक था पौधों का आर्थिक महत्व, पौधों से हमें इकोनॉमिकली क्या फायदा हुआ, सभी मसाले, फल, अनाज, औषधियां पौधों से हमें मिली। तो वैसे ही जंतुओं का भी आर्थिक महत्व है, जैसे मधुमक्खी पालन, रेशम कीट पालन, झींगा पालन, मोती पालन, मोती भी सीप से प्राप्त करते हैं, समुद्री जंतु को मार करके मोती प्राप्त किया जाता है, मधुमक्खी से शहद प्राप्त करते हैं, रेशम के कीट को मार करके रेशम प्राप्त किया जाता है। तो ये एनिमल्स से मिलने वाला हमें आर्थिक महत्व है। लाख का उत्पादन करते हैं तो लैक कल्चर, सेरीकल्चर, एपीकल्चर, पर्ल कल्चर, ये सारे इसमें आ जाएंगे जंतुओं के आर्थिक महत्व में। तो ये हमारा लैब असिस्टेंट का बायोलॉजी का सिलेबस है, जिसमें बॉटनी एंड जूलॉजी मतलब टोटल टॉपिक हैं 11 और 12 के, कंप्लीट 11 तो 12 आपकी इसमें आ जाएगी, कुछ एक आध टॉपिक बचेंगे, अदरवाइज सारा आ गया 11 12 का। तो हम इस सिलेबस को अब आगे कंटिन्यू पढ़ेंगे। आपको किसी टॉपिक में स्पेसिफिक दिक्कत हो तो बता देना, या फिर मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको करवाऊंगी। तो हम जल्दी ही क्लासेज के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।